बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is the third lecture on shear strength of soils. इस लेक्चर में बेसिक मेनली हम पढ़ेंगे ट्राइक्सल कंप्रेशन टेस्ट के बारे में। इससे पहले लेक्चर में हमने डायरेक्ट शेयर टेस्ट के बारे में पढ़ा था, एग्जाम्पल भी सॉल्व की थी। इस लेक्चर में और इसके बाद वाले लेक्चर में हम मेनली ट्राइक्सल कंप्रेशन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों टेस्ट जो है ना, ये शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, कोहेजन एंड फ्रिक्शन को मालूम करने के लिए कंडक्ट की जाती हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट ट्राइक्सल कंप्रेशन टेस्ट, उससे पहले एक दो स्लाइडें मैं शेयर बिहेवियर के बारे में जो हमने पढ़ी भी थी लास्ट क्लास में, दोबारा मैं उस पर रिव्यू करता हूं। उसके बाद हम ट्राइक्सल कंप्रेशन टेस्ट शुरू करेंगे। ये डेंस सैंड है, उसका बिहेवियर है। एक्स एक्सिस में आपको नजर आ रहा है एक्स एक्सिस पे आपके पास शेयर डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस पे आपके पास शेयर स्ट्रेंथ है। तो ये रेड लाइन इसका बिहेवियर शो करती है। पहले आपके पास पीक आ जाता है, ठीक है ना। पीक क्यों आता है? क्योंकि डेंस सैंड है तो इसमें पार्टिकल जो है ना एक दूसरे में घुसे हुए होते हैं, इंटरलॉक हुए होते हैं। जैसे आप इस पे शेयर फोर्स अप्लाई करते हो तो शेयर फोर्स जो है ना वो कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है इन ब्रेकिंग दीज इंटरलॉक्स। तो उसके लिए उसको ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, तो इसलिए ये पीक। वंस दिस इंटरलॉक इज ब्रोकन, ठीक है ना, तो पार्टिकल फिर एक दूसरे के ऊपर जस्ट स्लाइड और मूव होना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। सैंड है तो सैंड के पार्टिकल राउंडेड होते हैं, जबकि क्ले के पार्टिकल इलांगेटेड होते हैं। तो इसके बाद जो है ना, बस ये आप चाहे जितना भी इसको डिस्प्लेस करें ना, तो पार्टिकल जो है ना वो इनकी इंटरलॉकिंग ब्रेक हुई हो चुकी होती है और सिर्फ ये पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड और रोल होते हैं। जब ये स्टेट पहुंच जाए तो इसको अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पे आपके पास वॉल्यूम चेंज जो है ना वो जीरो हो जाता है। पार्टिकल जो सॉइल है उसका, और उसमें ना कंप्रेशन होती है ना डायलेशन होती है, चाहे आप जितना इसको डिस्प्लेस करें। तो पीक के साथ जो रिलेटेड स्ट्रेंथ है वो पीक शेयर स्ट्रेंथ कहते हैं। ये पीक शेयर स्ट्रेंथ है। और कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ रिलेटेड जो है उसको अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ कहते हैं। आप देख सकते हैं कि पीक की वैल्यू ज्यादा होती है और अल्टीमेट की वैल्यू कम होती है, ठीक है ना। दूसरा आप ये भी नोट कर सकते हैं कि पीक जो है ना वो बहुत कम स्ट्रेन पे सस्टेन है। थोड़ा स्ट्रेन बढ़ जाए, थोड़ी डिफॉर्मेशन बढ़ जाए तो एकदम स्ट्रेन ड्रॉप हो जाती है, जबकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है ना वो जो है ना काफी रिलायबल स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है ना चाहे जितना ज्यादा हो कम हो, ठीक है ना, ये कांस्टेंट एक वैल्यू रहती है। इस पे समझ गए आप? जी सर। अच्छा जी। फिर आते हैं स्टिफ क्ले। स्टिफ क्ले, ये क्ले लिखा है मगर ये स्टिफ क्ले का बिहेवियर है। स्टिफ क्ले में भी बिल्कुल इंटरलॉकिंग का फिनोमेना होता है। पहले वो ब्रेक होता है तो पीक पे पहुंच जाता है, फिर जब ब्रेकिंग हो जाए तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है, अल्टीमेट पे पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो देखें इसके साथ जो पार्टिकल एसोसिएटेड पार्टिकल जो मेट फैब्रिक है ना वो दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। पार्टिकल रैंडमली प्लेस्ड है, ठीक, मगर इंटरलॉकिंग ब्रेक हो चुकी है। इसके बाद जब आप और शेयर डिफॉर्मेशन करेंगे तो ये और भी जो है ना स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, यहाँ तक कि आखिर में पहुंच के ये लेवल अप हो जाता है। क्यों? इसके बाद जितना भी आप इसको डिस्प्लेस करें तो कांस्टेंट होता है। उसकी क्या वजह है कि इलांगेटेड पार्टिकल जो है ना वो शेयर प्लेन, ये शेयर प्लेन है हॉरिजॉन्टल, इसके गिर्द आप देखें ये पैरेलल हो चुकी है। तो आप अभी इसको कितना भी डिस्प्लेस करें
बस ये कांस्टेंट स्ट्रेंथ आपको देगी। तो क्ले और सैंड में ये फर्क है कि स्टिफ क्ले में पीक भी आता है, अल्टीमेट भी आता है, यहाँ पे इंटरलॉकिंग है, यहाँ पे टर्बुलेंट या रैंडम पार्टिकल्स हैं, और इसके बाद जो है ना वो लेमिनर या देखिए ये पैरेलल हो जाते पार्टिकल। तो आखिरी स्ट्रेंथ जो है ना इसको रेजिजुअल कहते हैं, रेजिजुअल शेयर स्ट्रेंथ। ये रेजिजुअल शेयर स्ट्रेंथ है, ये अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ है, और ये आपके पास पीक शेयर स्ट्रेंथ है। इसमें 3 किस्म के स्ट्रेंथ आती हैं, पीक, अल्टीमेट और रेजिजुअल। और स्टिफ डेंस सैंड में आपके पास पीक और अल्टीमेट आते हैं। समझ आ गई आपको? सर ये रीअरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ये पीक के बाद क्यों शुरू नहीं होता, मतलब ये अल्टीमेट के बाद क्यों शुरू होता है? तो देखें, पार्टिकल को पैरेलल बनाने के लिए, ये पैरेलल हो गई ना, कुछ डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है। जब वो डिस्प्लेस हो तो वो आपस में वो पार्टिकल जो है ना वो सारे के सारे, ठीक है ना, कुछ तो यहाँ पे भी होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, मगर मैक्सिमम जो है ना वो उसके लिए मैक्सिमम पार्टिकल आपस में पैरेलल हो जाए उसके लिए काफी डिस्प्लेसमेंट की जरूरत होती है, काफी डिस्प्लेसमेंट की। आप यहाँ देखें तकरीबन 500 mm 0.5 मीटर जो कि 2 फुट डिस्प्लेसमेंट है, ये काफी उसके बाद पैरेलल हो जाती है। ये रेजिजुअल है ना, रेजिजुअल ये तब इस्तेमाल होता है जहां पे फॉर एग्जांपल आपका कोई स्लोप है वो फेल हो चुका है। जब स्लोप फेल हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, तो एक मास दूसरे मास पे काफी डिस्प्लेस हो जाता है, तो उस फेलियर प्लेन पे जो पार्टिकल होते हैं क्ले के वो इस तरह पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है ना, इस स्ट्रेंथ पे आ जाते हैं। तो इसके लिए काफी डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है, तब ये पैरेलल, इसलिए ये यहां से नहीं होता, यहां से नहीं होता, यहां पे होगा जब डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा हो जाए। अच्छा जी, अब आते हैं हम ट्राइगल टेस्ट पे। जी what cell नहीं ये ट्राइगल टेस्ट की मशीन है। ट्राइगल टेस्ट जो है ना, एक इसको ट्राइगल इस तरह इसलिए कहते हैं कि सैंपल पे जो है ना स्ट्रेसेस तीनों तरफ से, हर तरफ से स्ट्रेसेस आती है। दूसरा ये कि ट्राइगल टेस्ट जो है ना वो बड़ा वर्सटाइल है, इस मुख्तलिफ किस्म की ड्रेनेज कंडीशंस सॉइल में जो होती है उसको ये लैब में मॉडल कर सकता है। और अच्छा जी, मगर ये है कि ये मशीन भी एक्सपेंसिव है और टेस्ट भी मुश्किल होते हैं बनिस्बत डायरेक्ट शेयर टेस्ट के। वो तो बड़ा सिंपल टेस्ट है, मगर उसमें ड्रेनेज कंडीशन जो है ना सॉइल की वो कंट्रोल नहीं हो सकती। हमारे पास जो मशीन है वो काफी पुरानी है और अब वर्किंग ऑर्डर में भी नहीं है, मगर जलोज़ई कैंपस में जलोज़ई कैंपस में एक मशीन है ट्राइगल, वो ठीक है और वो काम भी करती है। ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है इस मशीन का। ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल सॉइल स्पेसिमन है जिसका डायमीटर यूजुअली 38 mm होता है और इसकी लेंथ या हाइट जो है ना वो 76 mm होती है। हाइट टू डायमीटर रेशियो वो 2 के बराबर लगभग होता है। ये सॉइल स्पेसिमन में आपको बताऊं, ये कुछ इस तरह होता है। ये देखें, ये सॉइल स्पेसिमन सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल सॉइल स्पेसिमन है
और इसको एक रबर मेम्ब्रेन चढ़ा देते हैं। ये एक रबर मेम्ब्रेन है, ये ये देखें, ये सेल स्पेसिमेन है और इसको एक रबर मेम्ब्रेन चढ़ाई हुई है, ठीक है। और ये रबर मेम्ब्रेन फिर नीचे भी आप थोड़ा नीचे भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको एक ओ रिंग, ये रिंग्स है ना, इसको ओ रिंग्स कहते हैं, यहाँ पे चढ़ा देते हैं ताकि ये मेम्ब्रेन इस बॉडी के साथ फिक्स हो जाए। इस तरह ऊपर भी इसको चढ़ा देते हैं। तो ये मेम्ब्रेन है, ये सारी सैंपल है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है। ये येलो और ये येलो, ये पोरस स्टोन है ताकि इसमें जो वाटर है वो ड्रेन हो सके। और ये आपको दो दो और दो दो ये नजर आ रही है, ये ओ रिंग्स हैं जिसने इसको सैंपल को यहाँ पे मशीन के साथ फिक्स किया हुआ है। सर जी जी सर, जब ये मेम्ब्रेन चढ़ा देती है तो हमें फेलियर का किस तरह पता चलेगा? अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट सर, कॉल आई है, ठीक है। जो क्लास की हमारा ऑनलाइन क्लास में शुरू थी, सर खिदमत ही माता ले रही हाँ, बस खुशहाल हो सी दुआ करो ये जी। क्या क्वेश्चन है सर, जब ये मेम्ब्रेन चढ़ाते हैं तो हमें फेलियर का किस तरह पता चलेगा फिर? चले वो आते हैं, वो अभी तो वहां तक नहीं पहुंचे, जहां तक मैंने समझाया उस पे समझ गए? जी सर। अच्छा, बस यही मेरा क्वेश्चन है। इधर इसका ना से चलो One day, through a logic from elements can go annually have a work. Starts move around, we said detection control. Those two the element model जो तुम परफॉर्म जगह से भी होता है। मैं बस हर काल पर होता है। ऐसे चेक कर रहा हूँ आप कोई चला रहे तो मैं करंट वाला ना पता बाबर कोई शुरू को जा विचारना वो खबर है ना क्या हमको कि विश्लेषण किया हां वो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन मतलब पता होगा कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन के लिए ودي كده ضروري شيء أبا كم بلدي دي لداي كده سيد مش انكرش سليم بكي ها يمكن تفرو فورمولي structs تاسر فورمولا هو ما تدري واقع أغتم بتاعه بس بياخد بوانا ماتش وكذا ما بتشوف دي وما جماعة تسنجا هو جدادا والونا بكي وركي وما والونا مرك بس كيسو लेकिन विंडोज में वर्क होने से वो कंफाइन कर वो करना इन वगैरह की विंडोज अलग से विंडो आने से या मसला हल अच्छा जी। तो फिर क्या करते हैं, देखें ये एक पाइप गई है। अच्छा, ये इसको ये एक ट्रांसपेरेंट सिलेंडर होता है, ठीक है ना, इसमें इसको रख लेते हैं। ये सिलेंडर जो आपको नजर आ रहा है ना, ये इसके अंदर इसको सैंपल को रख लेते हैं। ये वो बॉक्स है, सिलेंड्रिकल बॉक्स है। इसमें एक पाइप गई होती है, इसमें आप वाटर से इसको फिल कर लेते हैं, सारे सिलेंडर को फिल कर लेते हैं। और ये वाटर जो है ना, ये सैंपल को खराब नहीं करती। वजह यह कि वजह क्या है, कोई बता सकता है? मेम्ब्रेन की वजह से। हाँ, रबर मेम्ब्रेन की वजह से सैंपल को खराब नहीं करती। अच्छा जी, फिर
इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, इस सैंपल पे वाटर जो प्रेशर अप्लाई करते हैं, इस प्रेशर, ये आपको ब्लू लाइंस नजर आती हैं, ये सारे सैंपल को इर्द गिर्द से एक प्रेशर देता है। इस प्रेशर को सेल प्रेशर कहते हैं, इसको सेल प्रेशर भी कहते हैं, इसको आइसोट्रॉपिक प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है ना, आइसोट्रॉपिक सेल प्रेशर भी कहते हैं, सेल प्रेशर भी कहते हैं, ऑल राउंड प्रेशर भी इसको कहते हैं, ऑल राउंड वाला हर तरफ से, ऑल राउंड प्रेशर भी इसको कहते हैं। इसके बाद अच्छा, जब आप इसमें प्रेशर डाल लेते हैं, ठीक है ना, तो इसमें सैंपल में जो वाटर है उसमें पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है ना, पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये पोर वाटर प्रेशर रहे, ठीक है ना, तो ये एक ड्रेनेज वाल्व है जो पोर स्टोन के साथ ऊपर से और नीचे से कनेक्ट है, इसको आप इस वाल्व को बंद कर लेते हैं। जब आप बंद कर लेते हैं तो ये प्रेशर तो अप्लाई होगा मगर इससे वाटर बाहर नहीं निकलेगा सैंपल से, तो ये कंसोलिडेट नहीं होगा। हाँ, अगर वालेकुम अस्सलाम खाता गजट दानी स्टार का टेबल माने फ्रूट थी। हाँ, आसान है। अच्छा, आपको बस बात नहीं बस अलग से रब पाती जटिक से सुमर किसी और की अच्छा जी, तो ये कंसोलिडेट नहीं होगा। मैडम आप इससे बात करें, ईमेल है। तो क्लास में आप मुझे बताएं क्या करना है। ये क्लास में आप बताएं क्या करना है। वो क्या गलत नंबर हो आपको। अच्छा अच्छा, और अगर आप चाहते हैं कि सैंपल से वाटर निकले और ये कंसोलिडेट हो जाए तो फिर क्या करेंगे? वाल ओपन करेंगे, वाल को ओपन करेंगे, ठीक है। अगर वाल बंद हो तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर भी होगा और कंसोलिडेट भी नहीं होगा। फिर ये जो लाइन है ना, ये आपको पोर वाटर प्रेशर मेजरमेंट भी देती है। अगर वाल बंद हो तो पोर वाटर प्रेशर मेजरमेंट देगी, अगर वाल ओपन हो तो फिर ये वाटर बाहर निकलेगा, एक ब्यूरेट में आता है, ये एक ब्यूरेट में फिर वाटर आता है, जितना वाटर निकलेगा उसके बराबर यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगी। सर ये तो परमेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि जितना ड्रेनेज इससे हो सकते हैं, अगर वो इतना परमेबल ना हो कि हमारे पास जो वाटर इसके ऊपर और नीचे आ रहा है वो इसको एलो ना करे तो फिर कलर प्रिंटिंग में करू नहीं करना मेहर तो वर्क वही बस मेहर तो वर्क करा पापा भी तेरा चल ना अगर बस 11:23 बस सही 11:25 पे भी बंद हो। ये माना टूल चाहिए। तो बताया क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? सर गलती ना हो जाएगा बड़ा लगना है सर। हाँ, ड्रेनेज पे डिपेंड करता है। अगर ये सैंड है तो जल्दी हो जाएगा, सैंड नहीं है क्ले तो 24 आवर्स में इसको दे देते हैं, ठीक है ना, 24 आवर्स तो ये ड्रेन हो जाएगा, इसलिए ये स्टेज पे टाइम भी ज्यादा लगता है। अच्छा जी, ये हो गया सेल प्रेशर, ये स्टेज 1 है। ये आपका सेल प्रेशर आपने अप्लाई किया, ठीक है ना, इस लाइन के थ्रू, और इस लाइन के थ्रू ड्रेनेज भी हो रही है। अगर ड्रेनेज अलाउ कर रहे हैं, अगर नहीं अलाउ करें तो इस वाल को क्लोज करें, पोर वाटर प्रेशर आप मेजर कर सकते हैं। ये स्टेज नंबर 1 है, ठीक है ना। स्टेज नंबर 2 ये है कि आप ऊपर से अभी सिर्फ ऊपर से लोड अप्लाई करें और सैंपल को फेल करने की कोशिश करें।
तो ये सैंपल फेल हो जाएगा। 2000 रुपीज सेक्शन आई में स्लिप के साथ भिजवा आलम खान यार बेकार हो गया यार, हाँ उसको समझा दे। स्लिप से ये कॉलेज है ना सेक्शन आई में वहाँ पर है ठीक है, ये उसको दे देंगे। लिखवा दें इनको, नाम सब कुछ लिखवा दें। रशीद ते रोड बचे मुदशिर निश्चित गाड़ी की बत्तल ले गए। तो ये इसको डेविएटर लोड कहते हैं। डेविएटर ये वाला आप अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और इसको फेल करते हैं। और इसमें भी फिर आप इस स्टेज में भी आप इस वाल्व को या ओपन रख सकते हैं या इसको क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करेंगे तो पोर वाटर प्रेशर को मेजर होगा, ओपन रखेंगे तो फिर वॉल्यूम ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द सैंपल वो मेजर होगा, ठीक है ना। और आप ये लोड नोट कर लेते हैं, 3 चीजें आप इसमें फिर नोट करते हैं, बल्कि ज्यादा नोट करते हैं। मेनली आप ये नोट कर लें कि आपने कितना वाटर प्रेशर या सेल प्रेशर आपने अप्लाई किया है, हाइड्रोस्टैटिक। अच्छा, और दूसरा आप डेविएटर लोड नोट करते हैं कि किस लोड पे ये फेल हो गया है, ठीक है ना। पोर वाटर प्रेशर को मेजर करते हैं अगर वाल्व क्लोज है, ठीक है, या वॉल्यूम को नोट करते हैं अगर वाल्व ओपन है। तो ये आप मेजरमेंट लेते हैं, मेन मेजरमेंट जो है ना आप इस टेस्ट में ये लेते हैं। तो अब इसको मैं जरा दोबारा एक्सप्लेन करूं आपके लिए। अच्छा, ये 19 दाउस लगा दा शिदल तफकारो दा अल तफकार स्लाइड में ये देना बस, ठीक है, सही ज्यादा तो रिदम खराबी की। तो 2 स्टेजेस में करते हैं। नंबर 1 स्टेज, किसी को पता है क्या करते हैं? ये सिलेंड्रिकल सॉइल स्पेसिमन है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। तो स्टेज 1 मेनली 2 स्टेजेस है। तो स्टेज 1 में क्या करते हैं? कोई बता सकता है? सर वॉल को ओपन रखेंगे और उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे ऊपर से। कोई और बताए? सर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से हम इसमें जितना ड्रेनेज हो कंसोलिडेशन होगा, अगर पोर वाटर प्रेशर को कंसीडर करना चाहते तो वॉल को ओपन करेगा, अगर नहीं तो क्लोज करेंगे। और आपने बहुत पहले हम प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। देखिए हर तरफ से ये प्रेशर अप्लाई, ये वाटर की वजह से प्रेशर आता है, ये वो है। और इसको हम सिग्मा 3 कहते हैं, ऑल राउंड प्रेशर या सेल प्रेशर, सिग्मा 3 का प्राइम में ठीक है बच्चे। ये स्टेज 1। अब स्टेज 1 के दौरान आपका ड्रेनेज पाथ है, अगर इसको ओपन रखेंगे तो, अगर क्लोज रखेंगे तो कोई कंसोलिडेशन नहीं होगी, ओपन रखेंगे तो कंसोलिडेट ओपन क्लोज पर क्लोज अवल क्रॉस और ज्यादा निगोट रहा वाला बुश फिर पासा मारा, ठीक है, सही ना। प्लेन होता पहले जिला क्लोज कीजिए, ओपन कीजिए। ये स्टेज 1 है आपका। अब कोई बता सकता है स्टेज 2 क्या है? लोड अप्लाई करते हैं। कौन सा? ऊपर वाला लोड, डेविएटर लोड क्या, या डेविएटर स्ट्रेस, उसको सिग्मा 3 सिग्मा डी कहते हैं। सिग्मा डी डेविएटर स्ट्रेस। सिग्मा 3 ऑलरेडी मौजूद है, सिग्मा डी आपने अप्लाई किया तो टोटल जो अपवर्ड और डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड ठीक है, ये आपके पास सिग्मा 1 है, सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। तो इस सॉइल स्पेसिमन पे 2 स्ट्रेसेस आ रही हैं, एक सिग्मा 3 एक सिग्मा 1, और ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। क्योंकि इन सरफेस पे कोई शेयर स्ट्रेस अप्लाई नहीं है, तो ये मेजर प्रिंसिपल
सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है और सिग्मा 3 जो है ना ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है ना। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? तो आपने सिग्मा 3 भी नोट किया और सिग्मा 1 भी नोट किया इस सॉइल स्पेसिमेन के लिए। क्लियर दीपक? ठीक, तो ये आपने नोट किया। तो इसी सॉइल का आप दूसरा सैंपल बनाते हैं और यही प्रोसीजर आप रिपीट करते हैं, मगर सिग्मा 3 की वैल्यू आप डिफरेंट लेते हैं और सिग्मा डी की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। ठीक है ना, सिग्मा 1 की भी वैल्यू डिफरेंट आएगी। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपने डायरेक्ट शेयर टेस्ट में एक स्पेसिमेन लिया, उस पर एक नॉर्मल लोड डाला, फिर दूसरा स्पेसिमेन लिया, उस पर दूसरा नॉर्मल लोड डाला। कोई बता सकता है कि हम ये क्यों करते हैं? डायरेक्ट शेयर में हम जो आपने पढ़ा है, ठीक है ना, उसमें हम 2 2 3 3 4 4 5 5 सैंपल क्यों टेस्ट करते हैं? सर एवरेज निकालने के लिए। कोई और बताए? फेलियर एनवलप स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। कम से कम आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो theoretically you need 2 tests to have 2 points to join a line, मगर प्रैक्टिकली आपको कम से कम 3 टेस्ट करने होंगे, 4 5 ज्यादा, ताकि एक एवरेज लाइन एनवलप आप ड्रा कर सकें। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी है। आप दूसरा टेस्ट करें, दूसरा स्पेसिमेन ले ट्राइक्सल में, तो सिग्मा 3 आ जाएगा, सिग्मा 1 आ जाएगा, फिर तीसरा करें, चौथा करें। ठीक है ना, ये डेटा जब आप आता है तो आप फिर मोहर सर्कल ड्रा करते हैं। देखें ये सिग्मा 3 सिग्मा 1, ठीक है ना, ये आपका स्पेसिमेन नंबर 1 और टेस्ट नंबर 1 है। फिर हम सिग्मा 3 और सिग्मा 1 ये दूसरा टेस्ट किया, आपने दूसरा सैंपल लिया, सिग्मा 3 आपने बढ़ा दिया, देखें तो सिग्मा डी और सिग्मा 1 भी बढ़ गया और मोहर सर्कल का जो है ना डायमीटर वो बढ़ गया। कोई बता सकता है कि इसका सर्कल का डायमीटर किसके बराबर है? होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। ये किसके बराबर होता है? सर्कल डाय है सर। किस स्ट्रेस के बराबर होता है? सिग्मा डी। सिग्मा डी के बराबर। ठीक है, तो देखें ये तीसरा टेस्ट आपने किया है। अब ये स्मॉल सर्कल हमारे पास आ गए, इससे मैं shear strength पैरामीटर कैसे निकाल सकता हूं? कोई बता सकता है? सर इन सर्कल के जो हाईएस्ट पॉइंट है शेयर्स वर्टिकल एक्सिस पर, उसको उससे ग्राफ बनाए तो उससे क्या करें? सर उन पॉइंट को ज्वाइन करें तो उससे जो लाइन बनता है तो वो फेलियर इनवलप। इसका मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम। यस सर। अच्छा, क्यों मैक्सिमम क्यों आपने सेलेक्ट किया? सर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए। नहीं कोई और बता सकता है? सर डिफरेंट स्ट्रेसेस के लिए डिफरेंट वो फेलियर एनवलप होगा सर। तो एक पॉइंट सर डिफरेंट स्ट्रेसेस के लिए डिफरेंट फेलियर एनवलप होगा सर।
तो इसमें जो मैक्सिमम होगा वही कंसीडर करें, वो एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि मैक्सिमम को टेंजेंट हो, तो वही हमारे पास फेलियर एनवेलप होगा। अच्छा मिस आमना आप बताएं। सर फेलियर एनवेलप जो होता है वो इन सर्कल्स को टेंजेंशियली टच करता है, तो उसके लिए हम एक एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उससे लाइन ड्रा करेंगे। ये ठीक है ना, ये का आपको याद है ना कि फेलियर एनवेलप शुड बी टेंजेंशियल टू द मोहर सर्कल। ये हमने किया था, इसको प्रूव भी किया था, इसको इक्वेशन भी डिराइव किया था। तो आपको एक ऐसी लाइन खींचनी है, क्योंकि सॉइल स्पेसिमेन तो सॉइल तो वही एक सॉइल है, ठीक है ना। तो ये लाइन हैज टू बी टेंजेंशियल टू द मोहर सर्कल, ठीक है। तो इससे हमारे पास कोहेजन और फ्रिक्शन आ जाएगा सी एंड फाई। अब हमने टोटल स्ट्रेस, ये सिग्मा 1 और सिग्मा 3 जो है ना, ये टोटल स्ट्रेस पैरामीटर्स हैं। टोटल में इफेक्टिव प्लस पोर वाटर प्रेशर दोनों आ जाते हैं, इसलिए इससे जो हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर आएंगे ये टोटल शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर होते हैं। कितनी टोटल ये ना बस पक्का दे राशि टोटल राशि आगे सी ये ना टोटल नहीं ले रहा मैं कुछ सेट कर मैंने। अच्छा अभी मुझे कोई बता सकता है कि अगर मैं ये सर्कल जो है ना, ये टोटल स्ट्रेस सर्कल्स हैं क्योंकि टोटल स्ट्रेसेस इस्तेमाल हुए हैं, कोई बता सकता है कि मैं इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल कैसे ड्रा कर सकता हूं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मतलब वो वॉल को क्लोज करेंगे तो हमारे पास वो पोर वाटर प्रेशर की इफेक्ट नहीं आएगी, तो वही हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू होगी। नहीं, हम अगर हमने पोर वाटर प्रेशर मेजर किया है, ठीक है, तो इन स्ट्रेसेस से अगर हम पोर वाटर प्रेशर को माइनस कर लें तो हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा। इज दैट राइट? यस सर। तो जब मैं माइनस कर लेता हूं, ये मैंने माइनस कर लिया, तो सिग्मा 3 से अगर सिग्मा 3 माइनस यू में कर लूं तो सिग्मा 3 प्राइम आ जाएगा। सिग्मा 1 और सिग्मा 3 प्राइम के साथ सिग्मा डी में ऐड करूं तो सिग्मा 1 प्राइम आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये इसका इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल आ जाएगा स्पेसिमेन नंबर 1 का। इस पे आप समझ गए? कोई क्वेश्चन है? अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, कोई बता सकता है? सिग्मा 3 से यू माइनस करेंगे जी। सिग्मा 3 से यू माइनस करें तो दूसरा इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए ये प्रोसीजर रिपीट कर लेंगे और तीसरे के लिए भी कर लेंगे। अब देखें, इसका मैं अगर टेंजेंट ड्रा करूं तो वो उससे डिफरेंट है। ये देखें ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो पैरामीटर है वो सी प्राइम और फाई प्राइम है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर्स हैं। तो आपके पास सी फाई टोटल स्ट्रेस पैरामीटर है और सी प्राइम फाई बदलता है। चला जी तो माता वेली मु बॉक्स चिरकल तो दा मोर से ड्रा किस देता टोटल राशि बेच दा ड्रा को बदलता राशि दा। तो हमारे पास दो किस्म के आ सकते हैं ट्रायंगल में, इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर भी आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस और इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस, दोनों आ सकती है। इसमें समझ गए आप? अच्छा जी, आगे जाते हैं सर। जी सर यहाँ पर पाई डे पाई से ज्यादा है सर, ये किस तरह जाएगा? किससे क्या ज्यादा है? पाई डैश और पाई। पाई डैश और पाई ज्यादा है? किससे ज्यादा है? पाई डैश पाई से ज्यादा नजर आ रहा है सर। तो ये एनवेलप डिफरेंट है,
कम भी हो सकता है, ज्यादा भी। ये तो ऐसे स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है ना, ये कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, मगर टोटल अगर इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस आप प्लॉट करेंगे तो कोई और पैरामीटर आएंगे, अगर इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस ड्रॉ करेंगे कुछ और पैरामीटर्स आएंगे, ठीक है ना। अब ये क्यों करते हैं और किसको कहां पे यूज करना है ये आगे आएगा। आप फिलहाल प्रोसीजर पे समझें। प्रोसीजर पे समझ गए? जी सर। अच्छा जी। तो इस ट्रायंगल में ये इसका प्रोसीजर जो मैंने अभी बताया ये वो है, ठीक है ना। अच्छा ये देखें, अब मैं एक दो छोटी छोटी चीजें बताता हूँ फिर आगे जाते हैं, बल्कि इसको अभी कर लूंगे बाद में कर लूँ। इसमें हम 3 किस्म के टेस्ट करते हैं। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, मेनली हम ये पढ़ेंगे इसको यूयू टेस्ट भी कहते हैं, और कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट इसको सीयू टेस्ट भी कहते हैं, और कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट इसको सीडी टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब पहला आप ले लें तो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन यूयू, ये यू इससे ताल्लुक रखता है, ये यू इससे ताल्लुक रखता है। ये पहला जो है ना अनकंसोलिडेटेड, इसका मतलब है कि स्टेज नंबर 1 में सैंपल अनकंसोलिडेटेड है और स्टेज नंबर 2 में अनड्रेन्ड है टेस्ट। फिर टीयू टेस्ट, मतलब पहले स्टेज आपने सैंपल को कंसोलिडेट किया, फिर दूसरे स्टेज में आपने इसको अनड्रेन टेस्ट किया, इसलिए इसको सीयू टेस्ट कहते हैं। फिर थर्ड किस्म के टेस्ट में फर्स्ट स्टेज में कंसोलिडेटेड हो गया है और दूसरे में स्टेज में ड्रेन्ड हो गया, तो इसको सीडी टेस्ट कहते हैं। तो मेनली हम ये 3 डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्यों करते हैं, इससे हमारे पास डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स आते हैं। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड यूयू टेस्ट में आपके पास टोटल स्ट्रेस पैरामीटर आते हैं CU और FU, शेयर स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ टोटल स्ट्रेस आता है। कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड या CU टेस्ट में आपके पास इन टर्म्स ऑफ टोटल भी आ सकता है, और अगर पोर वाटर प्रेशर माइनस करें तो आपके पास इफेक्टिव शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर C5 और 5 प्राइम भी आ सकता है। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में आपके पास या CD टेस्ट में आपके पास टोटल स्ट्रेस में कुछ नहीं आता और आपके पास सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर्स आते हैं या ड्रेन स्ट्रेस शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स आते हैं। तो इससे हम मुख्तलिफ टेस्ट से हम मुख्तलिफ किस्म के शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, जो कि आपके साइट कंडीशन के मुताबिक आपको टेस्ट करना होगा और वो पैरामीटर आपको निकालने होंगे। इससे समझ गए? सर जब ये कंसोलिडेटेड हो जाए तो अनड्रेन किस तरह होगा सर? ये अभी करेंगे ना, आपको पता लगेगा कैसे अनड्रेन होगा, ठीक है। ये स्टेज नंबर 2 में अनड्रेन है, स्टेज नंबर 1 में कंसोलिडेटेड है और स्टेज नंबर 2 में अनड्रेन है, ठीक है ना। स्टेज नंबर 1 में आपने वाल्व खोला है, स्टेज नंबर 2 में वाल्व क्लोज कर दिया है। चलें वो अभी आएगा डिटेल में। अब हम पहले अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, पढ़ेंगे डिटेल में और इस पे एग्जाम्पल करेंगे। मगर इससे पहले एक दो छोटी चीजें मैं पढ़ाना चाहता हूँ। एक ये कि ड्यूरिंग टेस्ट जब आप डेविएटर लोड अप्लाई करें ना तो सैंपल का एरिया चेंज होता जाता है, वो बल्ज होता है ना, ठीक है ना। जितना ऊपर से लोड आएगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और द सैंपल वो चेंज होता जाएगा। तो A0 अगर ओरिजिनल एरिया है, अनडिफॉर्म्ड एरिया है, और A जो है ना वो डिफॉर्म्ड एरिया है, ठीक है ना। तो ये इज इक्वल टू 1 माइनस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइड बाय 1 माइनस एक्सियल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है? डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय V0 ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा V ओवर V0। और स्ट्रेन A जो है ना पॉइजन A, ये एक्सियल स्ट्रेन है, दिस इज डेल्टा L चेंज इन द लेंथ ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन डिवाइड बाय L0 ओरिजिनल लेंथ।
तो आप इसमें ये वैल्यूज डालें, आपके पास मॉडिफाइड एरिया आ जाएगा। दूसरी चीज पोर वाटर प्रेशर मेजरमेंट, ये किस तरह होता है, मशीन में क्या मैकेनिज्म होता है। तो ये एक ट्रांसड्यूसर डायफ्राम होता है, ठीक है ना। जब उस पर प्रेशर आता है तो वो डिफॉर्म हो जाता है और उस डिफॉर्मेशन को कैलिब्रेट हुआ होता है कि इतनी डिफॉर्मेशन हो तो इतना प्रेशर है। तो ये इसका इंटरनल आपको बताता है कि किस तरह ये मैकेनिज्म काम करता है और पोर वाटर प्रेशर आप मेजर करते हैं। अच्छा, एक चीज आपके लिए अभी मैंने डिस्कस नहीं, बैक प्रेशर, ये क्या होता है। बैक प्रेशर जो है ना, आप सैंपल में जो वाटर होता है पोर वाटर, उसका प्रेशर आर्टिफिशियली आप रेस कर सकते हैं। इसमें ये मैकेनिज्म है मशीन में कि आप सॉइल स्पेसिमेन में जो पोर वाटर है उसका प्रेशर आप आर्टिफिशियली रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, मेनली दो वजूहात। या आप साइट कंडीशन को सिमुलेट करना चाहते हैं, साइट में ऑलरेडी पोर वाटर प्रेशर मौजूद है, आप चाहते हैं कि टेस्ट भी अंडर दैट पोर वाटर प्रेशर हो, तो आप वो पोर वाटर प्रेशर सैंपल को दे देते हैं और टेस्ट करते हैं। और दूसरी इसकी बड़ी वजह सैंपल सैचुरेशन है, क्योंकि आप सॉइल स्पेसिमेन को सैचुरेटेड कंडीशन में टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। और उसमें कुछ स्पेसिमेन में कुछ एयर भी हो सकता है, पोर्स में कुछ एयर भी हो सकता है। तो जब आप पोर वाटर का प्रेशर आर्टिफिशियली रेस करते हैं तो वो एयर जो है ना वो वाटर में डिजॉल्व हो जाती है और सॉइल स्पेसिमेन जो है ना वो सैचुरेट हो जाता है। तो ये बैक प्रेशर का वो है। मगर इसमें ये है कि आप बैक प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसको नोट करें, क्योंकि ये उसके मुताबिक सेल प्रेशर भी बढ़ाना होगा ताकि नेट इफेक्टिव स्ट्रेस जो है ना वो कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। क्योंकि जब आप पोर वाटर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस में फर्क आएगा और आप चाहते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस कांस्टेंट रहे, तो उसी के मुताबिक आपको सेल प्रेशर भी बढ़ाना होगा ताकि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है ना वो कांस्टेंट रहे। तो ये है बैक प्रेशर। इसमें सर जी जी सर, हमने तो उस रबर मेम्ब्रेन कवर किया है उस सैंपल को, तो किस तरह पोर वाटर प्रेशर को ये बढ़ाएगा सर। वो मतलब जो सैंपल में एयर है, पाइप आई है ना, ठीक है ना, उसके जरिए से इस बैक प्रेशर बढ़ाते हैं। वो जब आप टेस्ट का मौका मिल जाए तो आप टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। कुछ करते हैं कि जलोज़ई कैंपस आपको भिजवा दिया जाए, कुछ वो हो जाए तो आप देख लेंगे किस तरह होता है। अच्छा जी, अब आते हैं, हमने जहाँ छोड़ा था यूयू टेस्ट के बारे में, वो एक्सप्लेन करते हैं कि यूयू टेस्ट क्या है। तो इसमें पहला स्टेज जो है ना, स्टेज नंबर 1, ये स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1 में हम क्या करते हैं, कोई बता सकता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं। हाँ, या सिग्मा 3, मगर ये अनकंसोलिडेटेड है। ये स्टेज नंबर 1 देखें, अनकंसोलिडेटेड। तो क्या करेंगे, वॉल को क्लोज करेंगे, वॉल को क्लोज रखेंगे, क्लोज वॉल। तो कोई ड्रेनेज नहीं हो रही और सिग्मा 3 आपने अप्लाई किया, तो आप सैंपल चाहे आप जितना प्रेशर भी दें, ठीक है ना, तो क्या होगा, चाहे आप जितना प्रेशर भी दें, ठीक है ना, तो पोर वाटर प्रेशर जो है ना वो राइज होगा
और इसमें कोई वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं होगी, कोई कंसोलिडेशन नहीं होगी। इफेक्टिव स्ट्रेस चाहे आप जितना प्रेशर भी डालें, इफेक्टिव स्ट्रेस में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं, कोई बता सकता है? नो सर। हाँ, क्योंकि आप जितना भी प्रेशर डालें वो प्रेशर वाटर लेगी, ठीक है ना, वो प्रेशर वाटर लेगी, पोर वाटर लेगी, और इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा जी, स्टेज नंबर 2 में क्या है? ये सिग्मा 3 आपने अप्लाई किया। स्टेज नंबर 2 में आप क्या करेंगे, कोई बता सकता है? डेविएटेड स्ट्रेस अप्लाई करेंगे ऊपर से लोड, और चूंकि अनड्रेन्ड है तो इसमें भी वॉल को क्लोज रखेंगे। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा 1। तो ये आपने अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट कर लिया। और सिग्मा डी आपको कितना अप्लाई करना होगा ताकि सैंपल फेल हो जाए, बल्कि इसमें कुछ स्ट्रेन आएगा। जब सिग्मा डी आप अप्लाई करेंगे ना तो इसमें कुछ स्ट्रेन आएगा, एक्सियल स्ट्रेन आएगा, ठीक है ना। तो आप एक्सियल स्ट्रेन वर्सेस सिग्मा डी कर्व प्लॉट कर सकते हैं। देखें इसका, ये एक्सियल स्ट्रेन है विच इज डेल्टा एल ओवर एल नॉट और सिग्मा डी। तो पहले पीक आता है बिल्कुल उसी तरह, ये इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाती है, फिर इस तरह आ जाता है। तो ये आपके पास सिग्मा, अगर पीक लेना चाहते हैं, पीक शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर मालूम करना चाहते हैं तो आप पीक ले लें। बहुत सॉइल ऐसी होती है कि लूज होती है, उसमें पीक नहीं आती, तो आप 20% स्ट्रेन जो है ना उसके मुताबिक आप सिग्मा डी सेलेक्ट कर लें। तो ये स्पेसिमेन नंबर 1 के लिए हो गया। मगर आपको इस तरह के कम से कम 3 स्पेसिमेन टेस्ट करने होंगे और आपके पास जो है ना डेटा आ जाएगा। ये एक फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है। इन अ सीरीज ऑफ अनकंसिडर्ड अनड्रेन्ड ट्राइएक्सियल टेस्ट ऑन स्पेसिमेन ऑफ फुली सैचुरेटेड क्ले, द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड एट फेलियर। फेलियर के वक्त जब फेल हो गया स्पेसिमेन तो ये हमारे पास वैल्यूज थी। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर CU एंड phi u। तो ये हमारे पास ऑल राउंड प्रेशर है 200 पहला स्पेसिमेन में, और प्रिंसिपल स्ट्रेस डिफरेंस है 222। जब दूसरा स्पेसिमेन आपने टेस्ट किया तो 400 आपने सेल्फ प्रेशर डाला, और प्रिंसिपल स्ट्रेस डिफरेंस या डिविएटर स्ट्रेस एक चीज है, प्रिंसिपल स्ट्रेस डिफरेंस मतलब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ठीक है, और ये भी सिग्मा डी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ गई। अब कोई बता सकता है कि शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर कैसे निकालेंगे? जरा इस पे सोचिए, जरा ड्रा करें, क्या करेंगे? एक दो मिनट लें और जरा इस पे सोचें। इसके बाद क्या करेंगे, कोई बता सकता है?
सर मोर सर्कल को क्या करेंगे उससे फेलियर इन्वॉल्व वहां से पता चलेगा। मोर सर्कल के लिए मतलब हमारे साथ क्या क्या रिक्वायर्ड है? सिग्मा रिक्वायर्ड होता शेयर स्ट्रेस के लिए। एक बताए। सर सिग्मा और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू। तो सिग्मा सिग्मा 1 सिग्मा 3 यस यस। सिग्मा 1 कैसे निकालेंगे हम? सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 से सिग्मा 1 कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर तो सिग्मा 1 गिवन है, तो सर इससे वो 200 माइनस 222 तो सिग्मा 3 है। वो तो ऑलरेडी गिवन नहीं है सर सिग्मा 1 प्रिंसिपल स्ट्रेस। यस ऑल अराउंड प्रेशर सिग्मा 3 है और प्रिंसिपल स्ट्रेस डिफरेंस इसको डिविएट स्ट्रेस भी कहते हैं, ये सिग्मा डी है। तो इसलिए इस तरह हम सिग्मा 3 सिग्मा डी किसके बराबर है? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 और सिग्मा डी ऑलरेडी हमें गिवन है, इसे सिग्मा 1 हम निकालेंगे जो सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 के बराबर होगा। ये डायग्राम ये पहला पॉइंट है। तो ये दूसरा पॉइंट सिग्मा 1 मालूम करें। कितना कितना होगा बताए? 618 680 सही सही 680। तो ये पहले पॉइंट के लिए, दूसरा पॉइंट 618 सही गुड। अब ये पॉइंट भी मोर सर्कल पे ड्रा करते सिग्मा 1 ये और सिग्मा 3, ये दूसरा पॉइंट हमारे साथ ही। तीसरा पॉइंट क्या होगा? 820 सही गुड। ये हमारे साथ तीसरा पॉइंट हो गया। इस तरह इसको भी प्लेस करते हैं और मोर सर्कल ड्रा करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम? टेंजेंट ड्रा करेंगे सारे सर्कल पे। गुड। स्टूडेंट को बुला सकते हो नाम ये हमारे साथ टेंजेंट हो गया। ये असल में एक स्केल पे है ना, हमारे पास बंदे नहीं है कि हम ठीक है। तो इस हम क्या मालूम कर सकते हैं? CO5 CR5 सी हमारे साथ अप्रोक्सीमेटली 5 क्या होगा हमारे साथ इसमें? 0 गुड। और सी हमारे साथ 110 kPa। ये असल में स्केल पे होता है, तो ये दोनों नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस का स्केल पे होते तो यहाँ 110 आ जाएगा इसकी अनडेड शेयर स्ट्रेंथ। अच्छा, अब इफेक्टिव स्ट्रेस हम कैसे मालूम करेंगे इससे? कोई बताए? सर 222 से 200 माइनस करेंगे तो वो हमारे पास पहले वो वैल्यू देगा। कोई और? सर इसके लिए हम देखें ना, पहले पुअर वाटर प्रेशर मालूम करेंगे। जो एक्सिस पुअर वाटर प्रेशर डिवेटिक स्ट्रेस की वजह से आता है ना, वो हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो जब वो मालूम करें तो ये टोटल स्ट्रेस सर्कल है ना, उससे वो मानसी करते हैं, तो हमारे साथ इफेक्टिव स्ट्रेसेस आ जाएंगे, ठीक है। ये इफेक्टिव ये डॉटेड सर्कल जो है ना, ये इफेक्टिव स्ट्रेसेस के लिए है। इसी तरह ये सारे पॉइंट्स के लिए हम मालूम करते हैं ना, हर एक सिग्मा 3 सिग्मा 1 हर एक टेस्ट के लिए इसे मनफी करते हैं, तो ये हमारे साथ आ जाएगा। समझ गए आप लोग? या इस सिचुएशन में इफेक्टिव स्ट्रेस का डायमीटर क्या होगा? सेम होगा सर 110। क्यों?
सर वही लाइन को टच कर रहे हैं जो फेलियर एनवेलप है, तो बस वही हो गया। ये ना कि सिग्मा 1 ये पोर वाटर प्रेशर जो है ना वो हर एक स्ट्रेस के मुताबिक ही जितना स्ट्रेस अप्लाई कर देना, क्योंकि ऑन रेंट है ना, तो इतनी ही पोर वाटर प्रेशर जो है ना वो हमारे साथ इंक्रीज होगा। सिग्मा 3 के लिए भी है, सिग्मा 1 के लिए, और हर एक सैंपल्स के लिए इसी तरह होगा। फर्ज करें हमने ये सेकेंड टेस्ट में सिग्मा 1 को अप्लाई किया है हमने 600 और सिग्मा 1 तो इस ही के मुताबिक जो है ना इंक्रीज के मुताबिक ड्यूरेटिव स्ट्रेस की इंक्रीज के मुताबिक हमारे साथ पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि वाले जो है ना हमारे साथ क्लोज है, तो टोटल लोड विल बी टेकन बाय पोर वाटर प्रेशर। तो हर एक स्ट्रेस के लिए यही जो डॉटेड सर्कल है, हर एक स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस कंडीशन के लिए उनकी डायमीटर सेम होगी। ठीक है, सर सही है। एग्जांपल है अच्छा जी, तो इस एग्जांपल पे समझ गए सर? यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर। जी जी, क्या क्वेश्चन? सर यहाँ पर तो हमने मतलब वो अनड्रेन है और अनकंसोलिडेटेड है, तो मतलब जो जितना भी स्ट्रेस अप्लाई होगा वो सारा का सारा मतलब पोर वाटर प्रेशर लेगा। जी जी सर, लेकिन यहाँ पर हम जब इफेक्ट और स्ट्रेस की डायग्राम ड्रा करते तो इसकी भी कुछ वैल्यू आती, तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी जो यहाँ पर इफेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू होगी? नहीं नहीं, जीरो तो नहीं होगी। क्यों जीरो होगी? देखें, एक तो ये कि इसमें आपके पास एक इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल बनता है, ठीक है ना। ये तीन नहीं बनेंगे, एक बनेगा, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज कुछ ना कुछ इफेक्टिव स्ट्रेस तो होगा ना। अगर कोई लोड है भी नहीं तो पार्टिकल टू पार्टिकल वो तो होगा, कुछ ना कुछ इफेक्टिव स्ट्रेस से होगा। वो सिग्मा 3 प्राइम है, और सिग्मा डी आप अप्लाई कर लेते हैं ऊपर से, तो सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी हो जाएगा। देखें, सिग्मा डी तो हर सूरत में होगा। सिग्मा डी जो है ना वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 के बराबर है, और ये सिग्मा 1 प्राइम माइनस सिग्मा 3 प्राइम के भी बराबर होता है ये सिग्मा डी, ठीक है ना। तो आपके पास ये सिग्मा 3 प्राइम आ गया, ठीक है ना, सैंपल नंबर 1 के लिए, और ये सिग्मा डी जो आपने अप्लाई किया ये वो है। अब जब स्पेसिमेन नंबर 2 पे आते हैं तो आपका सिग्मा 3 तो बढ़ गया, मगर सिग्मा 3 प्राइम वहीं का वहीं रहेगा, कोई वो नहीं बढ़ेगा। फिर थर्ड सैंपल पे भी आ गए, ठीक है ना, तो ये भी ऐसे रहे, मगर ये आपके पास ये चीज है, सिग्मा डी कांस्टेंट, theoretically it would remain constant. Why sigma d would remain constant, that is the question. वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, मगर यहां तक आप समझ गए? Excuse me, sir. जी जी सर, पोर वाटर प्रेशर की क्या वैल्यू आपने सब्ट्रैक्ट की है सिग्मा 3 से? ये मैंने एक आर्बिट्ररी एक वैल्यू ली है, क्योंकि यू टेस्ट जब करते हैं तो कोई पोर वाटर प्रेशर को मेजर नहीं करता, कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि इससे आपके पास कुछ आता नहीं है। आपको 3 मोड सर्कल चाहिए, ठीक है ना, टू ड्रॉ एन एनवेलप, मगर इसमें आपके पास एक ही आता है। चाहे जितना सेल प्रेशर आप ज्यादा करें, इफेक्टिव स्ट्रेस पे कुछ चेंज नहीं आता, ठीक है ना। तो आपके पास एक ही मोड सर्कल बनता है, एक मोड सर्कल से आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कोई पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल नहीं ड्रा करता। मगर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये कर रहा हूं कि ये अंदर फिनोमेना क्या चलता है। ये आर्बिट्ररी मैंने कुछ वैल्यू लेके इसको सब्ट्रैक्ट किया है। आगे जो और टेस्ट होंगे तो उसमें आप पोर वाटर प्रेशर भी मेजर करते हैं, और वो सारा फिर एक्चुअल वैल्यूज और एग्जांपल सामने आएंगे, मगर इसमें मैंने आर्बिट्ररी एक वैल्यू दी है। अच्छा, अब
ये है कि इसका डायमीटर जो सिग्मा डी के बराबर है, चाहे आप जितना सिग्मा 3 भी अप्लाई करें, ठीक है ना, इसका डायमीटर मोर और लेस अगर सैचुरेटेड सॉइल स्पेसिमेन है तो कांस्टेंट रहेगा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखें, shear strength basically depend upon the effective stress। आपको पता है, ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि इफेक्टिव स्ट्रेस एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के दरमियान जो कांटेक्ट प्रेशर है, अगर वो ज्यादा हो तो उसकी shear strength भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। और जब shear strength ज्यादा होगी तो डेविएटर स्ट्रेस भी बढ़ेगा, क्योंकि डेविएटर स्ट्रेस जो है ना वो shear strength को रिप्रेजेंट करता है। और डेविएटर स्ट्रेस अगर ज्यादा होगा तो मोर सर्किट का डायमीटर भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा बड़ा होगा। तो इस यूयू टेस्ट में चाहे आप जितना सेल प्रेशर अप्लाई करें, आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस कांस्टेंट रहती है। जब वो कांस्टेंट रहती है तो shear स्ट्रेंथ भी कांस्टेंट होगी, shear स्ट्रेंथ कांस्टेंट होगी तो डेविएटर स्ट्रेस भी कांस्टेंट होगी, और डेविएटर स्ट्रेस कांस्टेंट हो तो मोर सर्कल का डायमीटर भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए जब ये कांस्टेंट रहेगा, देखें यहाँ पे आपके पास सारे डायमीटर तकरीबन मोर और लेस कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट रहेगा तो मोर एनवेलप जो है ना वो आपके पास हॉरिजॉन्टल होगा, और जब वो हॉरिजॉन्टल होगा तो आपके पास फ्रिक्शन एंगल 0 हो जाएगा। इस पे आप समझ गए? जी अच्छा, खामोशी का मतलब है समझ गए कि नहीं? खामोशी का मतलब है नहीं समझे? मिस विनेश, खामोशी का क्या मतलब होता है? समझ गए? ये कोई क्वेश्चन है? नहीं, हाँ इसलिए नहीं कहते कि 40 लड़के हैं ना तो सही हाँ कहने क्या होगा, तो इसलिए खामोशी का मतलब है कि समझ गए। ना समझे तो वो कुछ होंगे, वो कहेंगे सर हम नहीं समझे, ये वजह है। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? कनेक्टेड है नेट? यस सर। अच्छा, ये बात ठीक है ना? अगर समझ आ जाती है तो आप फिर हाँ नहीं करते, ना समझो तो फिर हाँ कहते हो कि नहीं समझे। ये दिस अजम्पशन इज राइट? जी सर, बिल्कुल आप राइट। वजह ये है कि वो सब कहेंगे हाँ समझ गए तो 40 आवाजें आएंगी, उसमें हाँ और ना का भी पता नहीं लगेगा। इसलिए जब आप कुछ नहीं कहेंगे तो मैं ज्यूम करूंगा कि आप समझ गए, ना समझे तो फिर आप कहेंगे कि सर मैं नहीं समझा या नहीं समझी। सर अगर कोई भी जवाब ना दे तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा रिपीट करना चाहिए। रिपीट? तो फिर बताए ना तो फिर तो ये तो आप किसी चीज में भी मुझे नहीं कहते कि आवाज आ गए समझ गए, तो फिर दोबारा रिपीट होगा। तो देखें, रिपीट तो आप वीडियो भी दोबारा रिपीट कर सकती हैं, 3 नहीं 4 बार। क्वेश्चन करेंगे तो उसका मैं आंसर दूंगा। रिपीट से तो कुछ नहीं होता। रिपीट तो आप घर में जाके 5 बार वीडियो दे सकती हैं। आप क्वेश्चन करेंगी, जहां पे नहीं समझी वो मैं आपको समझा सकता हूँ। सर यहाँ पर आपने सर कहा कि shear strength डिपेंड ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस, तो ये तो पोर वाटर प्रेशर पर भी डिपेंड करता है ना सर? तो ये सारी कपड़ चीज है ना। एक चीज है इफेक्टिव स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर कम हो तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है ना। पोर वाटर प्रेशर ज्यादा हो तो इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो, तो ये तो आपस में कपड़ चीजें हैं सर। तो इस यहाँ पर भी यही कह देना कि हमारे पास पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस कम होता है, मतलब जितना हम भी इन तो उस इफेक्टिव स्ट्रेस तो कांस्टेंट रहती है ना। वजह ये है कि आपने देखें सिग्मा 3 फॉर एग्जांपल अप्लाई किया, जितना सिग्मा 3 अप्लाई किया उसके मुताबिक पोर वाटर प्रेशर बढ़ गया, ठीक है ना। तो सिग्मा 3 माइनस यू सिग्मा 3 प्राइम, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई एम्प्टी स्लाइड नहीं कहता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ,
शेयर स्ट्रेस तो वही नॉर्मल स्ट्रेस इस वही 4 कम सिग्मा, देखिए ये सिग्मा 3 आप इज्यूम करके ये मैं सिग्मा 3 लिख रहा हूँ। सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा 3 बल्कि प्राइम कर लें, प्राइम इज इक्वल टू सिग्मा 3 माइनस यू, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने सिग्मा 3 प्राइम इज इक्वल टू, मैंने कुछ सिग्मा 3 बढ़ा दिया है, डेल्टा सिग्मा 3 कर लिया है, माइनस यू, तो पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ेगा, डेल्टा यू हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अनड्रेन है तो डेल्टा सिग्मा 3 बराबर होगा डेल्टा यू के, ठीक है ना। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें डेल्टा सिग्मा 3 तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, वही होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास इफेक्टिव स्ट्रेस कांस्टेंट है। सिग्मा 1 प्राइम किसके बराबर होगी, सिग्मा 1 प्राइम वो सिग्मा 3 प्राइम प्लस जी सिग्मा बी डेविएटर स्ट्रेस। देखिए मैंने ये सिग्मा, ये स्पेसिमेन नंबर 1 है फॉर एग्जांपल, और ये स्पेसिमेन नंबर 2 है जिसमें आपने डेविएटर से थोड़ा बढ़ा दिया है। जैसे बढ़ा दिया है तो जो एग्जिस्टिंग पोर वाटर प्रेशर है उसमें डेल्टा यू आपने और बढ़ा दिया, तो चूंकि अनड्रेन है तो जितना टोटल स्ट्रेस चेंज करेंगे उतना ही पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये इसके साथ कैंसिल होके आपके पास वही सिग्मा 3 माइनस यू आ जाएगा। तो इसका मतलब है जैसे जो मैं कह रहा था कि चाहे आप जितना भी सिग्मा 3 बढ़ाएं, ठीक है ना, आपके पास सिग्मा 3 प्राइम वही कांस्टेंट रहेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस में कोई चेंज नहीं होगी। इफेक्टिव स्ट्रेस में अगर कोई चेंज नहीं होती तो शेयर स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ेगा, शेयर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा तो डेविएटर स्ट्रेस भी नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। डेविएटर स्ट्रेस अगर कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, तो आपका वो मोर सर्कल का डायमीटर भी कांस्टेंट रहेगा और आपके पास एक हॉरिजॉन्टल एनवेलप आएगी, हॉरिजॉन्टल एनवेलप आएगी तो फाई यू आपके पास 0 आएगा। जी सर आपने थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन कहा कि सिग्मा डी जो है वो बराबर होती है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, और फिर सिग्मा डी वो बराबर भी होती है सिग्मा 1 प्राइम माइनस सिग्मा 3 प्राइम इफेक्टिव इन टर्म ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। हाँ बिल्कुल सर, तो अगर हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू सेम होती है सिग्मा 1 प्राइम माइनस सिग्मा 3, तो इस यहाँ पर तो सिग्मा डी की वैल्यू 0 आएगी फिर सर। मेरा ख्याल ये बताना चाहते हैं कि सिग्मा डी इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्राइम माइनस सिग्मा 3 प्राइम, ये पूछना चाहते हैं। यस सर, यहाँ पर सिग्मा 1 प्राइम और सिग्मा 3 प्राइम जो है वो इफेक्टिव स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये तो आपने कहा कि ये कांस्टेंट होती है, तो अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो सिग्मा डी की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी फिर तो हम तो फेलियर एनवेलप और मोहर सर्कल का डायग्राम भी नहीं ड्रा कर सकते। क्या कांस्टेंट है मैं नहीं समझा के देखें, इस एग्जाम्पल से देखें, सब्र करें, हो सकता है मैं आपके क्वेश्चन पे सही समझाऊं। यहाँ पे आए हैं एग्जाम्पल डाले, देखें ये इस एग्जाम्पल में देखें जो अभी आपने किया, ये सिग्मा 3 है, ये सिग्मा डी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, ये सिग्मा 1 की वैल्यू आ गई। अब दूसरा सैंपल आपने सिग्मा 3 400 अप्लाई किया है और ये आपका डेविएटर सर 218 आ गया है, ठीक है ना। तो देखें आप सेल प्रेशर बढ़ा रहे हैं मगर डेविएटर से तकरीबन मोर और लेस आपके पास कांस्टेंट आ रही है, ठीक है ना। तो आप देखें ये एक सर्कल आपने ड्रा किया, ये दूसरा किया, ये तीसरा किया, तो ये इसका मोहर एनवेलप है, ये ड्रा हो गया। आप कैसे कहते हैं कि कह सकते हैं कि ड्रा नहीं हो सकता? जी सर वो इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट इक्वेशन सिग्मा 1 प्राइम माइनस सिग्मा 3 प्राइम के बेस पर, फिलहाल उसको प्राइम को भूल जाएं, ये टोटल स्ट्रेस के लिए है ना,
यू टेस्ट टोटल स्ट्रेस के लिए प्लॉट होता है। तो इस पे आप समझ गए, ये मोर सब ये बन गया, फेलियर इससे बन गया, इस पे समझ गए? जी सर। अच्छा, अब आपका अब क्या कहना चाहते हैं? हाँ, उससे तो नहीं होता ना, इसलिए तो मैंने कहा था कि एक इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल बनेगा, क्योंकि उसमें ये देखें नहीं हो सकता ये देखें, ये कोई करता भी नहीं है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक आता है, इससे आप इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर नहीं निकाल सकते, एक ही आता है, क्योंकि आप जितना भी पोर वाटर प्रेशर सॉरी सेल प्रेशर डालें, पोर वाटर प्रेशर बढ़ेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कांस्टेंट होगी। तो इसलिए आपके पास चाहे टोटल स्ट्रेस में आपके पास 10 सर्कल आए, मगर इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल में आपके पास एक ही सर्कल आएगा। आपकी बात ठीक है कि इससे हम कुछ नहीं निकाल सकते, सिर्फ एक ही इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल आएगा। ओके सर। ये जो अभी मैं आपको बता रहा था ना, ये एक इजाफी चीज है, और आप इस पे पूरे नहीं समझे, पंच गए, ठीक है ना? फॉर द टाइम भी आप बस यही समझे कि ये यू टेस्ट है, यू टेस्ट में कोई पोर वाटर प्रेशर मेजर नहीं होता और ये आता है। मगर ये एक इंट्यूटिव क्वेश्चन है कि बंदा पूछे कि ये सिग्मा डी क्यों कांस्टेंट आ रही है, मोर और लेस कांस्टेंट है, तो उसका आंसर फिर ये, अगर आप ये क्वेश्चन करते तो मैं आपको ये आंसर देता, मगर आपने क्वेश्चन नहीं किया, मैंने आपको आंसर दिया कि ये क्यों कांस्टेंट रहता है। तो उसकी वजह ये है कि इफेक्टिव स्ट्रेस सर्कल इफेक्टिव स्ट्रेस कांस्टेंट रहती है, ठीक है? अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम भी है, समझे ना? शुरू अच्छा जी, अब आप ये खुद करने की कोशिश करें। ये सेल्फ प्रेशर है और ये डेविएटर एक्सियल लोड या डेविएटर लोड है। स्ट्रेस की जगह आपको लोड दी गई है, तो स्ट्रेस से आप आराम से लोड से आप आराम से स्ट्रेस पे आ सकते हैं। आपको वो इक्वेशन इस्तेमाल करनी होगी, A इज इक्वल टू ए नॉट 1 माइनस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइड बाय 1 माइनस एक्सियल स्ट्रेन। तो आप जरा स्ट्रेसेस निकालें, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू निकालें, फिर आगे जाते हैं। Jam automat da pesquisa color que me compras sin llama de un staff kamne او un وقت الكلام سواء مختلف ليش مختلف बस ठीक, लास्ट डेट होने देगा, आवाज सवा बोलती है तला का माता ना, ये फॉर्म दे पीसी वाले कहना है 20 रुपया भेज जाते, 10 रुपया भेज जाते आ रास्ते है, और फॉर्म में दूंगा ग्रांड सी करेगा। 50,000 रुपए जमा हो गए हैं मिस एडमिशन का, वो एक फॉर्म उसने लिया है तो एक दूसरा फॉर्म दे, क्या होता है? हाँ 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 हाँ, सर यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम कहाँ है सर? जी, चेंज इन वॉल्यूम कहाँ पे है? आप नोट करें ना, सब कुछ पड़ा हुआ है ना, सब कुछ इसी में है। आप जरा सोचें, कोई और बताए, इसका आंसर कौन देगा? कहाँ पे है चेंज इन वॉल्यूम? यहाँ वर्टिकल डिफॉर्मेशन में, सब कुछ इसी में है प्रॉब्लम में, मगर आप सोचें, कोई बता सकता है, कोई आंसर दे सकता है इसकी? और किसी ने भी, सब खामोश रहे, इसका मतलब है मुझे रिपीट कर लूं कि क्या? कोई बता सकता है? सर ये वर्टिकल डिफॉर्मेशन में है ना सर? अच्छा चलो करो फिर। ये बेटा अनड्रेन टेस्ट है, अनड्रेन टेस्ट में कोई वॉल्यूम चेंज नहीं आता। यू टेस्ट है ना, अनड्रेन टेस्ट है, अनड्रेन टेस्ट में कोई वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस नहीं आती।
पेट को क्वेश्चन को दीजिए माने Tapuso. वीडियो को दिया करते थे वो tapuso को जो मामा से पेट को होता है क्वेश्चन को जो स्पेसिफिक दिया हो एक्सप्लेन करता है जरूर कहना चाहिए गली माना पाते की ओपन जाता है Ben tenemos para vivir de chushi me veo कम नंबर पर के है राशि तो वो एरिया का फॉर्मूला किसी ने नोट किया हुआ है? एरिया का फॉर्मूला किसी ने नोट किया हुआ है? यस सर। यस सर। उसमें है ना कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चूंकि आर्ट एंड टेस्ट में नहीं आता तो सिर्फ हमारे साथ जो एक्सियल डिफॉर्मेशन है वो आ जाते हैं। ये हिंट देता हूँ आपके लिए, एक्सियल डिफॉर्मेशन आ जाते हैं और लेटरल जो है ना बल्जिंग आ जाता है। इसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ तो 0 होगा लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होगा। तो उसी फार्मूले में एक्सियल डिफॉर्मेशन पुट करें। कैलकुलेट हुए क्या आया था पहले डिविएटर स्ट्रेस? सेल प्रेशर 0.6 मैं सर से पूछता हूँ ये किसके लिए कोई इक्विपमेंट वगैरह ऑर्डर किए? अच्छा यूटी ने ऑफर किए। अच्छा आप होल्ड कर रहे हो कल का टुडे नेशनल चैंपियनशिप वाला अगर हम लोग पीसी जमा करेंगे तो इन्वेस्ट मनी की कमी करना टेंडर का पार मेरा रेशन में चलो अच्छा 7 नंबर पक्की है ना करो सेकंड नंबर तो चेयरमैन है रखत वो करना सकता मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नेंस में ना मीटिंग में तो फाइनेंस कौन को नहीं तो पता नहीं सब वे लेटर लिख के चेयरमैन ना वो शिकाना ऑफिशियली वो की लेटर लिख चेयरमैन को। अच्छा सर ये तो आप किससे बात करना चाहिए? तो पैसा का नंबर है लेटर लिखा करना चेयरमैन बनूं यार ताला मा दाऊगे आप नहीं वो इस तरह करे आप फाइनेंस तो है जिससे बात कर ठीक है
पता यार लेटर वो लिखा चेयरमैन पर लूँ आप लेटर लिखिए चेयरमैन के नाम पर कि हमें अर्नेस्ट मनी चेयरमैन के नाम पर वो चेयरमैन मतलब उधर पर नहीं शक्ल दिया तो बस बंद करके आप जो यूनिटी की जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वहाँ से ये तो केवल डिपार्टमेंट में और प्रोफेसर का ऑफिस है ना इसके साथ तो बता दाम और इसे वर्ष से खबर होता है هذا اشياء تدل ورك जी क्या स्ट्रेस वैल्यूज आई हैं आपके पास जी कोई बात नहीं कर रहा रिपीट कर लूं जी सर फर्स्ट वन की 281.3 आई है ठीक है और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या आया आपके पास सिग्मा 1 सर यही आया है मेरे पास अच्छा 481 और डेविएटर स्ट्रेस 281 और 481 जी तो ये चेक कर लें सबके पास यही वैल्यूज आ रही हैं आपका क्या ये आपके पास 5 जो है ना अनड्रेन्ड 7 आ गई है और इसमें आप क्या नोट कर रहे हैं क्या ऑब्जर्वेशन है आप लोगों की सर यू टेस्ट के लिए ये हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए ये और आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है किसी और का किसी और की ऑब्जर्वेशन है कोई और ऑब्जर्वेशन सर ये तो ऐसे शो हो रहा है कि ये तो ड्रेन हो रहा है लेकिन ये तो यू टेस्ट है फिर कैसे आपको पता लग रहा है कि ड्रेन हो रहा है सर क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस वाला कर्व भी चेंज होगा क्योंकि ये तो इंक्लाइंड आ गया ना लाइन अच्छा तो क्या आंसर आपके जहन में आता है सर ये सोए सिंपल बस इस तरह होगा कि ड्रेनेज होगी सर इसमें इसका मतलब ये है कि ये सॉइल स्पेसिमेन जो है ना क्वेश्चन सो अच्छा ये सॉइल जो है ना ये फुली सैचुरेटेड नहीं है इसलिए जब आप सिग्मा 3 अप्लाई करते हैं तो इसमें एयर होता है वो कंप्रेस हो एक्सपेल हो जाता है कंप्रेस हो जाता है ठीक है ना तो उसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस जो है ना वो सैंपल टू सैंपल बढ़ता रहता है बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन
जी हाँ 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 एक बार बस 3000 आ गई तो बता दे टाइम तो हुआ कहीं में क्या बता 20 खबर हो सुन रहा महीना बस महीना तो हुआ ना तो देख रहा ना जब मतलब कठिन बोले बोले डॉक्टर से अच्छा जी तो आपको कोई आप इसमें समझ गए मेरी बात पे जब ये डायमीटर इसका बढ़ता रहता है इसका मतलब है कि इफेक्टिव स्ट्रेसेस बढ़ रही हैं और अगर यू टेस्ट हो मुकम्मल सैचुरेटेड स्पेसिमेन हो तो फिर इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं बढ़ती ये इसलिए बढ़ी है कि ये सैंपल फुली सैचुरेटेड नहीं है अच्छा जी और यही बात अच्छा ये इसका मोर एनवेलप का इक्वेशन है CU 100 आया है 5U आपके पास 7 डिग्री आई है ये मोर कॉलम इक्वेशन है अगर सिग्मा आप 0 पुट करें तो टा 100 के बराबर हो जाएगा ये 100 है और जैसे ही सिग्मा बढ़ेगा तो ये टा भी बढ़ेगा और ये इक्वेशन आ जाएगा 2 के 7 डिग्री काफी कम है ठीक है ना मगर ये इसकी ये हो गया कि फुली सैचुरेटेड सेल स्पेसिमेन नहीं है तो अक्सर आप भी आता है ये क्योंकि फुली सैचुरेटेड सेल स्पेसिमेन जरूरी नहीं है कि हो ये लिखा भी है इन दिस एग्जांपल द कंपेरिक क्ले हैज सम फ्रिक्शन एंगल व्हिच मींस द सॉइल इज नॉट fully saturated otherwise a U test on fully saturated soils should yield 0 friction angle for partially saturated soil tested in UU due to compression of air effective stress increases and so is shear strength ये उसी के कंटिन्यूएशन में पार्शियली सैचुरेटेड आप देख रहे हैं इस पहला जो आपको नजर आ रहा है इसमें ये फुली सैचुरेटेड सॉइल स्पेसिमेन के लिए है और मोर सर्कल जो है ना बिल्कुल मोर एनवेलप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है 5U 0 है ये जो है ये फुली सैचुरेटेड स्पेसिमेन के लिए नहीं है पहला टेस्ट जो आपने किया तो ये मोर सर्कल आया जब आपने दूसरा टेस्ट किया तो डेफिनेटली सिग्मा 3 बढ़ गया है तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी बढ़ जाती है इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गई तो आपके पास सॉइल स्पेसिमेन ये शेयर स्ट्रेंथ भी बढ़ गया है मगर आपने जब थर्ड किया है वो उसका इफेक्ट उसका सिग्मा 3 बहुत ज्यादा है तो वो इसमें पूरी की पूरी एयर जो है ना वो कंप्रेस हो जाती है और सैंपल सैचुरेट हो जाता है तो इसके बाद जितना भी आप ज्यादा सेल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो सेल प्रेशर इतना होगा कि वो एयर को डिसॉल्व कर लेगा वाटर में और आपके पास हॉरिजॉन्टल आएगा तो ये जो कर्व सा पार्ट आता है दैट इज व्हेन सैचुरेशन इज लेस देन 100% और जब इससे बढ़ जाता है तो दिस इज मोर सर्कल आर फॉर सैचुरेशन इक्वल टू 100% के लिए समझ आ गई तो जो टेस्ट आपने अभी किया है वो इस रेंज में आ रहा था कि सिग्मा 3 की वैल्यू इतनी नहीं थी कि वो सॉइल को फुली सैचुरेट कर पाए समझ आ गई सर इसी के मुताबिक फिर इफेक्टिव स्ट्रेस वाला सर्कल भी चेंज होगा ना सर इस तरह ही हाँ इफेक्टिव स्ट्रेस इसमें चेंज होगा जब ये कर्व आएगा ठीक है क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ती रहती है मगर इसके बाद जो है ना इस केस में या इस केस में इसके बाद जो आती है उसमें वो कांस्टेंट रहेगा
सर ये ट्रायंगल टेस्ट जो है ये कन्फाइंड है या अनकन्फाइंड है? कन्फाइंड क्या? सर कन्फाइंड है या अनकन्फाइंड टेस्ट है? अच्छा, आपने कुछ ना कुछ लैब में किया है, पढ़ा है? कन्फाइंड अनकन्फाइंड के बारे में आपने कुछ पढ़ा है? सर सर अनकन्फाइंड टेस्ट अभी वो पढ़ा है। पढ़ा है, तो आप कोई आंसर दे सकता है इसका? कोई भी नहीं दे सकता? सर ये अनकन्फर्म्ड है। क्यों? क्योंकि साइड से सर चेंजेस आ सकते हैं इसमें। ये अनकन्फाइंड इसलिए कि सिग्मा 3 जो साइड से है ना वो प्रेशर अप्लाइड है। अगर सिग्मा 3 0 हो जाए, आप कोई प्रेशर अप्लाई न करें, सिर्फ सिग्मा डी अप्लाई करें, तो ये फिर अनकन्फाइंड हो जाएगा। ठीक? यस सर। अच्छा, ये दूसरा टेस्ट है, ये अब नहीं करते, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर में या इससे प्रीवियस लेक्चर में, तो आप पूछ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही, क्या मतलब? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर जो लास्ट स्लाइड में आपने हमें केस बताया था, तो वहाँ पे तो हमारे पास थीटा की 2 वैल्यूज आ रही है, एक 0 और एक नॉन 0। तो उस केस में हम क्या वैल्यू लेंगे? कौन सी स्लाइड में? इससे पीछे, इससे आगे? ये इससे आगे। ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, ये वाला। यस ये की बात कर, तो ये आपका जो फील्ड में स्ट्रेस रेंज है ना, उस पे देखेंगे। अगर का फील्ड में जो आप डिजाइन कर रही हैं, फॉर एग्जांपल आप एक डैम डिजाइन कर रही हैं, ठीक है ना, वो नीचे सॉइल पे इतना स्ट्रेस डाल रही है कि वो इस रेंज में है, तो आपको ये वाला इस्तेमाल करना होगा। अगर ये इस रेंज में है तो आपको ये वाला इस्तेमाल करना। ठीक? यस सर। और सर मुझे पिछले स्लाइड्स में भी क्वेश्चन करना था, जो लास्ट लेक्चर था। लास्ट लेक्चर रोका। ये लेक्चर 8 नजर आ रहा है? नो, आज का लेक्चर नजर आ रहा है, पिछला वाला नहीं। बंद का करना था, प्रेजेंट का रिकॉर्डिंग दी जरा फॉरवर्ड ना रिकॉर्डिंग नहीं करना वाली डालने दे सब प्रेजेंट। स्टॉप प्रेजेंटिंग का उस था अगेन मोस्ट कम हो गई 8 वाली है प्रैक्टिकल विंडो में नहीं कर ऐसे देखो क्लिक हम लोग क्लिक कर। अभी आपको नजर आ गया है? यस सर। अच्छा, कौन सा स्लाइड है? स्लाइड नंबर 2। अच्छा, टॉप में स्लाइड नंबर। सर इसमें जो हमारे इससे आगे वाला, नो 2, ये वाला? जी ये वाला। सर इसमें जब हम आर्बिट्री ड्रॉ करते हैं, तो हमारी ये वाली जो 385 वैल्यूज इक्वेशन से आ रही है, वो ग्राफिकल और ये ट्रायल एंड एरर मेथड से ये नहीं आती। आपने कोशिश की है? जी।
कितना फर्क है? ये ट्रायल एंड एरर से जो वैल्यू आ रही है वो 480 समथिंग है, और जो ग्राफिकल नहीं नहीं, आपसे गलती हुई। और ये वाला किया है, ये वाला इससे 410, इससे 210 आ रहा है, नो 410 इससे 410 आ रहा है, और उससे 480 आ रहा है, जी और एक्चुअली है 385। जी। तो पता नहीं, होना तो नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए, यही आनी चाहिए। देखें, अगर आपने जो किया है उसको जरा मेरे साथ शेयर करें ना, देख लें। सही, ओके सर। करें, अभी करें ना, स्क्रीन शेयर करें। सर वो तो मैंने कॉपी में किया तो। पिक्चर ले ले, उसे पिक्चर लें, और अगर आप नहीं कर सकते, खैर मुझे ये टीए को या मुझे व्हाट्सएप करा दें, ठीक? देख लें। चलें, अब रिकॉर्डिंग आपको लीव। कोई और क्वेश्चन है? नो सर। ये क्लास लीव करे साहब।